नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि 2017 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ब गलफड़ा आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक गज बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फुट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक पृथक करने की विधि क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द वाष्पन। पहलवान को भार उठाने में लगने वाले बल में है, इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, चने के बीज की 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा बीजपत्र। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। जलीय पौधों के क्वेश्चन नंबर 6 है, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि कुछ जलीय पौधों के तनों में हवादार स्थान होते हैं जिससे वे पौधों को पानी में स्थित रखते हैं। तो तनों की विशेषताएं हो गई। और पत्तों के बारे में लिख सकते हैं, पौधों की पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं जिससे सूर्य की रोशनी को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कीटभक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। कीटभक्षी पौधे की विशेषता ये है कि ये पौधे दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं और इन्हें नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। जब इन्हें पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं तो ये कीट पतंगों को खा करके इसकी कमी को पूरा करते हैं। और साथ ही साथ आपसे कीटभक्षी पौधों के नाम के बारे में पूछा गया था, तो लिख सकते हैं पिचर प्लांट, ड्रोसेरा, डायोनिया, सेरोसेनिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक वृत्तीय गति के बारे में लिख सकते हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर तरफ एक वृत्तीय पथ पर पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो ये एक वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया है। घूर्णन गति के बारे में आप लिख सकते हैं, किसी अक्ष के परितः वस्तु की परिक्रमा करना घूर्णन गति कहलाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति होगी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की, जो दिया है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो हो जाएगा पुष्प, आधार, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और कार्पिल, जिसे अंडक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान मापा जा सकता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कई बार हमने सुना है कि किसी को बुखार 102 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि वे फ़ारेनहाइट में होता है, जबकि प्रश्न में आपसे सेल्सियस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा, कलिकों के उत्पादन द्वारा, खंडन और कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12वां, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः बहुत ठंड पाई जाती है। सर्दियों में तो बर्फ़ भी जम जाती है और लगातार वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशेष जंतु जैसे कि याक, भेड़, पहाड़ी बकरी, भालू आदि पाए जाते हैं। यह जंतु वहाँ के ठंडे वातावरण में रहने के लिए उनका शरीर की त्वचा बहुत मोटी होती है। मोटी त्वचा के नीचे वसा की एक परत और त्वचा के ऊपर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ठंड से बच सकते हैं। बाल लंबे होने की वजह से इन्हें अत्यधिक सर्दी या फिर ठंड नहीं लगती है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता आप लिख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में। इसके अलावा अगर पौधों के बारे में बात किया जाए तो जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर पौधे शंकुधारी नुमा होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो पौधों के पत्तियों पर या फिर पौधों पर ना रुक सके और नीचे गिर जाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं वहाँ की जंतु और पौधों के बारे में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13वां, गति किसे कहते हैं? गति में कौन कौन से नियम हैं, लिखिए। तो गति किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, तो ये कहा जाता है कि वह पिंड गति की अवस्था में है। गति के बारे में पूछा गया था। पहला प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा प्रतिक्रिया का नियम। यह नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इस वजह से इसको न्यूटन के गति का नियम भी कहा जाता है। पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो या फिर कोई दूसरी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो अपनी पूर्व अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा है संवेग का नियम। इसके अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि दो पिंड हैं, एक बड़ा पिंड है एक छोटा पिंड है, आपस में टकराते हैं और बड़ा पिंड ज़्यादा बल के साथ छोटे पिंड को पीछे की तरफ ढकेल रहा है। तो बड़ा पिंड जिस भी स्पीड से पहले आ रहा होगा, क्योंकि संवेग क्या होता है, P बराबर mv होता है। यानी कि द्रव्यमान x वेलोसिटी, तो जो पहले का द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी यानी पहले पिंड का था और दूसरा का जो द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी होगा वो आपस में बराबर होगा। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि चोट कम लगे। ये संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत ही होता है। बात करेंगे गति के तीसरे नियम के बारे में, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे गति का तृतीय नियम भी या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, रॉकेट का आगे बढ़ जाना, ये सभी गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होती हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे सिंघाड़े के जड़ों के बारे में। तो इसमें प्लावी जड़ पाई जाती है। कुछ जलीय पौधों की जल की सतह पर तैरने की वाली शाखाओं के ऊपर की ओर एक अपस्थानिक जड़ निकलती है जो कि हल्की, मुलायम, रंगहीन, स्पंजी होती है। ये जड़ें जब पानी के सतह पर ऊपर हवा का संग्रह कर पौधों की सतह में तैरने में सहायक होती हैं। सिंघाड़ा में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है। दूसरा, अमरबेल के जड़ों के बारे में पूछा गया था। अमरबेल की जड़ों का परजीवी पौधों के से विशिष्ट प्रकार की रचना निकल कर के कुशल पौधों के तलवों में घुस जाती हैं और वहाँ से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इन रचनाओं को हास्टोरियस या चूसक जड़ें कहते हैं। अमरबेल, चंदन आदि में परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। बात करें आर्किड जड़ों की तो इसमें अधिपादप जड़ें पाई जाती हैं। कुछ पौधे अन्य वृक्षों पर उगते हैं। इस प्रकार
के पौधों में को अधिपादक पौधे कहते हैं। इन पौधों से विशेष वायवीय जड़ें निकलती हैं जो कि हवा में लटकती हैं। ये वायवीय जड़ें बाहर से बेलमेन नामक आवरण द्वारा ऊपर से ढकी रहती हैं। यह ऊतक से हवा से नमी सोख लेता है। हवा की नमी में उपस्थित लवणों का अवशोषण भी इन्हीं जड़ों के द्वारा होता है, जैसे आर्किड के पौधों में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। जैसे कि दिया है कि अमीटर, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अमीटर, एनीमोमीटर, बैरोग्राफ के बारे में, जो कि वायुमंडलीय दाब का मापन करने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्डियोग्राफ के बारे में, जो कि हृदय गति के मापन में करता है। और नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो कि अति अल्प विद्युत धारा का मापन करता है। इसके अलावा फोटोमीटर के बारे में, जो प्रकाश दीप्ति का मापन करता है। इस प्रकार के मापक यंत्रों का कुछ उल्लेख आप भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए। तो ठोस में कणों के बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है काफ़ी कम होता है। ठोस के कणों में आकर्षक बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार एवं आयतन होता है। द्रव की आणविक संरचना में कणों के बीच में बंधन ठोस की तुलना में कम होता है, अतः कण जो होते हैं गतिशील होते हैं। इनका निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात जिस आकार में ढाल दिया जाता है उसी आकार में ये द्रव ढल जाते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है। गैस के कणों के मध्य बंधन होता है और द्रव की तुलना में काफ़ी कम होता है। गैस के कण बहुत गतिमान होते हैं। इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 17वें नंबर पे है। बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम के द्वारा होता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होता है? तो होता है बाई विंड के द्वारा, बाई वाटर के द्वारा और बाई एनिमल्स के द्वारा। वाटर के द्वारा होता है नदियों में के द्वारा या कैनाल के द्वारा होता है। इस तरह जो पानी, अगर पानी के बीज जो होते हैं उसके पानी में चले जाएंगे तो बह करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ऐसे प्रकीर्णन होता है। उसके बाद होता है विंड के द्वारा। जब हवा बहती है तो हवा से बीज जो होते हैं उड़ करके दूसरे जगह पे चले जाते हैं, इस तरह प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट होता है एनिमल के द्वारा। पशुओं के द्वारा, पशु पक्षियों के बालों में, पूँछों में जो सट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो इसे बाई एनिमल के द्वारा प्रकीर्णन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप भी कर सकते हैं दोस्तों, आराम से इसको आप कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपने वर्ष 2017 के प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र का पूरा सलूशन देखा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।